बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज हमारा चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक है द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़ा, उससे पहले हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जिनके करैक्टरिस्टिक जो है वो कुछ ना कुछ फंजाई के साथ मैच होते हैं। तो बच्चे ये जो प्रोटिस्ट हैं ये कुछ रिजेंबलेंस भी रखते हैं फंजाई के साथ, यानी कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो मैच करते हैं, कुछ इनके दरमियान जो है वो डिफरेंसेस भी हैं जिनकी वजह से इनको फंजाई के साथ नहीं रखा गया, इनको वहां से निकाल कर जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के साथ रखा गया है। उसमें पहले वो बात करता है रिजेंबलेंस विद फंजाई। वो कहता है कि फंजाई के साथ इनकी जो रिजेंबलेंस है, बोथ आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट आर हेटेरोट्रॉफिक। ये दोनों क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी वही है जो फंजाई का है, लाइक सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की तोड़फोड़ करना, वहां से न्यूट्रिशन को गेन करने का होता है। इस वजह से ये रिजेंबलेंस रखते हैं। सेकंड में अगर हम बात करें, दे आर कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड हाइफी। तो ये क्या होते हैं कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं या फंजाई, दोनों की बात करें तो दोनों जो होते हैं वो हाइफी से मिलकर बनते होते हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो कहता है जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है दे हैविंग सेंट्रियोल्स। चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स का, जो कि एनिमल, प्रोटोजोआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। वो वाला जो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो फंगस के अंदर भी मौजूद नहीं होता, जबकि वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें काइटिन की, सलवाल की, तो फंजाई के अंदर जो सलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इनकी जो सलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये डिफरेंसेस भी हैं जिनकी वजह से उनको वहां से अलग करके रखा गया। इसकी दो बड़ी क्लासेस है, एक स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइकोटा, सेकंड वन को हम कहते होते हैं वाटर मोल्ड और ओमाइकोट्स। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 आता है स्लाइम मोल्ड। कहते हैं फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। कहते हैं इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है जहां पर ये न्यूट्रिशन गेन करता होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशन गेन करता है और अपनी बॉडी को एनलार्जेस करता होता है, उसे हम कहते होते हैं फीडिंग स्टेज। तो कहता है जो स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज होती है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते होते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक मल्टी न्यूक्लिएट, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, एक मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है दैट कैन गेन साइज अप टू 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 फीट। इसका जो साइज है वो बढ़ते बढ़ते इतना हो सकता है जितना कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट तक जो है ये अपना मास गेन कर सकता है। स्लिमी अपीयरेंस होती है एंड दैट स्प्रेड ओवर डैम्प एंड डिकिंग लीफ लिटर। तो कहता है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो स्लिम होती है, यानी कि स्मार्ट बिल्कुल जो होती है वो शाइनी अपीयरेंस होती है। उसके बाद क्या करता होता है, ये जो डैम्प प्लेसेस होती हैं यानी कि नमी वाली जगह होती है वहां पर ज्यादातर फैलता है, और जो लीफ लिटर होता है यानी जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनको उनकी डिकम्पोजिशन करता है और अपनी न्यूट्रिशन को गेन करता है। मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मैच कर रहा है किसके साथ, फंजाई के साथ, क्योंकि ये भी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद कहता है फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स टू कवर लार्जर सरफेस एरिया। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करने के लिए ये क्या करवाता होता है, नेटवर्क ऑफ चैनल, यानी हाइफी के नेटवर्क्स बनाता होता है जो कि दूर तक फैल सकते होते हैं और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंजेस्ट बैक्टीरिया, इसके अदर न्यूट्रिशन में ये इंजेक्शन भी करता होता है, सारे के सारे सेपरेट्रॉफिज्म नहीं है। ये क्या करता होता है, बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, बैक्टीरिया है, यीस्ट है या स्पोर्स वगैरह है, उनको इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट करने के साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करता होता है। अब इसकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कहता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये बनाता होता है स्पोरेंजियम, जिसको प्लूरल जो होता है वो स्पोरेंजिया है। कहता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो होता है ये स्पोरेंजिया के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। किस तरह के हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता होता है, मियोसिस के जरिए। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो यही जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते होते हैं। जर्मिनेट करके बाइफ्लैजिलेटेड, बाई का मतलब होता है टू, बाइफ्लैजिलेटेड 2 फ्लैजेला वाले जो होते हैं एमाबॉइड या रिप्रोडक्टिव स्वार्म सेल्स बनाता होता है, यानी कि ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते होते हैं, मूवमेंट शो करते होते हैं। तो वो कहता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके बाइफ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते होते हैं
और वो क्या करते होते हैं, वो आपस में यूनाइट होते हैं, यानी आपस में जो स्पोर्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते होते हैं, जाइगोट बनाते होते हैं। और यही जो जाइगोट होता है वो क्या बना देता है, एक नया मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बना देता है जो कि डिप्लॉयड होता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर जब फ्यूज हो रहे हैं तो जो जाइगोट होगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड का होगा, और यही डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो डेवलप होकर क्या बना देगा, एक नया प्लाज्मोडियम बना देता होता है। इसकी एक एग्जांपल है फाइसेरम पॉलीसिफेलम है। फाइसेरम पॉलीसिफेलम ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इसी स्लाइम मोल्ड से ताल्लुक रखने वाला है। वो कहता है कि ये मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज किया जाता होता है बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो टेस्ट है या इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस को चेक किया जाता होता है, जिसमें वो बात करता है ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है या फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन है। इसमें ग्रोथ कैसे होती है, यानी कि आपको पता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी सेल्स या सेल के जो टिश्यूज होते हैं उनको उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मिल जाना डिफरेंशिएशन कहलाता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, आपको पता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता होता है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है ये क्या कहलाती होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहलाती होती है। तो कहते हैं इन तमाम प्रोसेसेस के लिए क्या किया गया है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम को कहते हैं एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है, उस ऊपर क्या किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। और इसके साथ साथ साइटोस्केलेटन जो हमने पढ़ा था, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके फंक्शन के बारे में भी इसमें बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो क्लास आती है वो है वाटर मोल्ड और ओमाइकोट्स। कहता है कि ये सबसे एंशिएंट ग्रुप माना जाता है, सबसे ओल्ड ग्रुप माना जाता होता है, जो कि जहां से कहते हैं कि फंजाई या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट का आगाज हुआ था, यानी कि जहां से मोड ऑफ हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस वजह से इसको मोस्ट एंशिएंट ग्रुप माना जाता है एंड दे हैव क्लोज रिलेशनशिप टू फंजाई। बट कहता है कि ये इनका क्लोज रिलेशनशिप होता है फंजाई के साथ, बट दे कंटेन सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। वो कहता है काफी हवाले से ये फंजाई के साथ मैच करता है, लेकिन एक मसला ये भी है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की नहीं बल्कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों के दरमियान। वो कहता है हाइफी आर एसेप्टेड, हाइफी जो होते हैं वो इसके एसेप्टेड होते हैं। हाइफी की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से, अगर हाइफी है, ठीक है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, काफी ज्यादा न्यूक्लियाई एक साथ ही मिलकर रहे होते हैं, इनके दरम्यान में कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद ना हो, तो ऐसे हाइफी को हम क्या कहते होते हैं, एसेप्टेड या नॉन सेप्टेड या सिनोस्टिक हाइफी कहते हैं। तो कहते हैं ये जो वाटर मोल्ड होते हैं इनके जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेड होते हैं। उसके बाद इंक्लूड पैथोजेनिक इंक्लूडिंग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। कहता है कि इसकी जो काफी ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है जो इससे वाटर मोल्ड से ताल्लुक रखने वाले हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। इनसे ताल्लुक रखने वाला एक फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है हु प्लेड इन फेमस रोल इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, जिसने इंसान की किरदार में इंसानी जिंदगी के अंदर या इंसान की तारीख के अंदर एक बहुत बुरा किरदार निभाया था। वो हुआ इस तरह से था बच्चे, 19वीं सदी के अंदर तकरीबन 1840 के अशरे में ये एक कहत आया था आयरलैंड के अंदर, जिसमें हुआ इस तरह से कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिशें हुई। बारिशें होने की वजह से जो वाटर मोल्ड जो ये था फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा फैलने लगा। इसके ऊपर कोई रोकथाम न की गई, जिसकी वजह से ये मतलब जो है वो काफी ज्यादा फैला। और इसने क्या किया, इसने पोटैटो के अंदर जो है वो डाउनी मिल्ड्यू काज की। उस बीमारी की वजह से जो पोटैटो की क्रॉप थी वो ग्रो ना कर सकी। और दूसरी बात ये है कि आयरलैंड के जितने लोग थे उनकी जो स्टेपल फूड थी वो पोटैटो थी। अब पोटैटो ना होने की वजह से वहां पर जो है वो कहत साली हुई, जिस वजह से बहुत से लोग, वो तकरीबन बुक के अंदर बताता है 2,50,000 से लेकर तकरीबन 1 मिलियन तक के लोग जो थे वो भूख से मर गए। बहुत से लोग जो थे वो मुख्तलिफ जो साथ वाले कंट्रीज थे, अमेरिका, कनाडा वगैरह दूसरे ममालिक की तरफ जो है वो हिजरत कर गए। तो कहता है कि ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जिनकी वजह से आयरिश पीपल्स या आयरिश पीसेंट्स, पीसेंट कहते हैं किसान को, तो जिसकी वजह से आयरिश पीसेंट्स की डेथ हुई थी वो इसी से ताल्लुक रखता है, वाटर मोल्ड से ताल्लुक रखता है। तो बच्चे यहाँ तक था हमारा चैप्टर 7। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 7 है वो कंप्लीट होता है। अब हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है और आज देखेंगे हम चैप्टर 8 किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन। अभी हम फंजाई की ही बात ही कर रहे थे कि वो कुछ हवाले से फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से मैच करता है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ खसूसियात हैं। वो क्या है, वो कहता है तकरीबन अब तक
किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखने वाली 1 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, तकरीबन 1 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें बहुत सी पैथोजन भी है, लाइक वो कहते हैं रस्ट है, स्मट है, मोल्ड वगैरह है। इसी तरह से कुछ जो है वो एडिबल भी है, यानी कि खाई जाने वाली हैं, और वो क्या होती है, वो ज़ियाफ़त में इस्तेमाल होती है। डेलिकेसीज है, लाइक मशरूम है, कहते हैं रस्ट है, स्मट है, मोल्ड वगैरह है। इसी तरह से कुछ जो है वो एडिबल भी है, यानी कि खाई जाने वाली हैं, और वो क्या होती है, वो ज़ियाफ़त में इस्तेमाल होती है। डेलिकेसीज है, लाइक मशरूम है, ट्रफल्स है, मोरल्स वगैरह हैं। इसके अलावा बहुत से कमर्शियली यूज भी किए जाते होते हैं एज ए सोर्स ऑफ पेनिसिलिन भी, एंड आल्सो यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रीवरीज। तो कमर्शियली भी इनका यूज होता है, और इसके अलावा इकोलॉजिकल रोल एज ए डिकम्पोजर भी जो है वो निभा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि फंजाई हर तरह की होती है, ये खाई भी जाती होती है, ये नुकसान भी पहुंचाती है, इसका कमर्शियल भी इस्तेमाल किया जाता होता है, और इसका हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस होती है। अब अगली बात यह है, वाई फंजाई वर्क आर केप्ट इन सेपरेट किंगडम, फंजाई को एक अलग किंगडम में क्यों रखा गया। अब बात इस तरह से है बच्चे, जब फॉर्मली इनिशियली जब 2 किंगडम सिस्टम दिया गया था, तब 2 ही किंगडम थे, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तब उसके अंदर क्या किया गया था कि क्योंकि फंजाई के पास सेल वॉल मौजूद होती है, अब सेल वॉल होने की बुनियाद पर इसको तस्वुर किया गया था प्लांट, और फिर इसको किंगडम प्लांटिंग के अंदर रखा गया था। लेकिन ये बहुत वाले से प्लांट से डिफरेंट भी थी। अभी यही हमने करैक्टर देखने हैं कि इसके कुछ करैक्टर जो हैं वो एनिमल से मैच करते हैं, कुछ करैक्टर जो है वो प्लांट से मैच करते हैं, लेकिन कुछ करैक्टर जो है वो इसके खुद के हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो सेपरेट किंगडम में रखा गया था। पहला क्या है, लाइक प्लांट, प्लांट की तरह बट अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह नहीं। नंबर 1, हैविंग सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। वो कहता है कि फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। नंबर 2, लैक सेंट्रियोल, प्लांट सेल के अंदर हमने चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ा था, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, लिहाजा फंजाई सेल में भी सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। एंड नंबर 3, दे आर नॉन मोटाइल, ये जो 3 करैक्टर हैं इनके प्लांट से मैच करते हैं, ये क्या है, एनिमल से मैच नहीं करते, एनिमल के बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अब कुछ ऐसे करैक्टर भी हैं जो एनिमल से मैच करते हैं, प्लांट से मैच नहीं करते। वो कौन से हैं? नंबर 1, हेटेरोट्रॉफिक है, एनिमल जितने भी होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक है। नंबर 2, दे लैक सेलुलोज इन सेल वॉल। अब इसमें जो बात की गई है, दैट लैक सेलुलोज इन सेल वॉल एंड हैव काइटिन विच इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। कहता है कि बेसिकली क्या होता है कि फंजाई के सेल वॉल के अंदर जो काइटिन पाए जाते होते हैं, ये सेम वही प्रोडक्ट है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के अंदर पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड जोरदार टांगों वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। तो कहता है आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के बाहर जो स्केलेटन होता है उसके अंदर भी काइटिन पाया जाता होता है, और फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर भी काइटिन पाया जाता है। इस वजह से काइटिन की जो प्रेजेंस है ये भी इन दोनों को मिला देती है। उसके बाद कहता है माइकोलॉजिस्ट कंसीडर एनिमल एंड फंजाई अराइज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। माइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ऐसे साइंटिस्ट जो कि फंजाई को स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते होते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते होते हैं। वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं या फंजाई है ये एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि ये क्या है, ये मोनोफाइलेटिक है, एक ही एंसेस्टर से फंजाई इवॉल्व हुआ, उसी के साथ ही एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई। लेकिन अब आती है बात इसकी कि यूनिक फीचर ऑफ फंजाई के कौन से ऐसे फीचर हैं जो दोनों से मैच नहीं करते, क्योंकि ये एनिमल से भी 100% मैच नहीं कर रहे हैं, प्लांट से भी मैच नहीं कर रहे, तो इसके कुछ अपने भी करैक्टर है। नंबर 1 क्या है? दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। बच्चे जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक को हम इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ कहते होते हैं, एक को हम एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ करते होते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ इंजेस्टिव की अगर हम बात करें तो वो क्या करते होते हैं, वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं स्पेशल कैविटीज के अंदर, वहां पे उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो रिक्वायरिंग मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। उनको हम क्या कहते होते हैं? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ कहते होते हैं। जबकि जो फंजाई होते हैं वो होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये क्या करते होते हैं? एनवायरमेंट के अंदर रहते हुए अपनी बॉडी से एक्सोसेलुलर एंजाइम को रिलीज करते हैं। वो एंजाइम जाते हैं एनवायरमेंट के अंदर, वहां पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद वहां पे क्या करवाएंगे, वो डिकम्पोजिशन करवाएंगे, डिकम्पोज करवा के वहां से जो जरूरी मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनवायरमेंट के अंदर ही रह जाता है। इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के अंदर नहीं आता। जो फंजाई है ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ नहीं है। उसके बाद नंबर 2, हैविंग सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अब यही जो करैक्टर है ये दोनों से मैच नहीं करता। प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट के पास सेल वॉल सेलुलोज की होती है,
एनिमल के पास तो होती नहीं है, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। वो क्या होती है? वो काइटिन से बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी नहीं होती। बीइंग नॉन मोटाइल एंड नंबर नेक्स्ट जो है आरएनए सीक्वेंस इज डिफरेंट। वो कहता है इसकी जो आरएनए सीक्वेंस है वो भी ये बताती है कि ये एनिमल और प्लांट दोनों से डिफरेंट है। और आपको पता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से बनती होती है प्रोटीन। अगर आरएनए की सीक्वेंस डिफरेंट होगी तो उसमें बनने वाली प्रोटीन्स भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो कहता है कि ये चीजें हैं, ये 4-5 ऐसे जो है पॉइंट है। एक और है कि इसके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस पाई जाती होती है। जो फंजाई सेल है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस शो करता होता है, जिसे हम क्या कहते होते हैं? न्यूक्लियर माइटोसिस कहते होते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, जिसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो ब्रेक नहीं होता। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा माइटोसिस का या मियोसिस का प्रोसेस, जिसमें जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होने लगती है उस दौरान उसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। उसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ मैच करता है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनने लगता है, और वो सारा का जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप के खत्म होने के बाद ही होता है। जबकि फंजाई के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता। यहां पर ये स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस शो करता होता है, उसे हम कहते होते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप बरकरार रहती है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेक नहीं होती। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप इसकी बरकरार रहेगी। इसका जो स्पिंडल फाइबर होता है, जो माइटोटिक स्पिंडल होता है, जिस पर क्रोमोसोम्स ने आकर इक्वली जो है वो डिवाइड होना होता है, इसके साथ अटैच होना होता है, वो सारा का सारा जो होता है वो इसी के अंदर ही बनता होता है। जब क्या कहते हैं कुछ फंजाई के अंदर ये लेटर स्टेज पर जाकर ब्रेक होती है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है वो ब्रेक नहीं होती। इसी के अंदर स्पिंडल फाइबर बनता है, उसी के ऊपर क्रोमोसोम लगते होते हैं। उसके बाद क्या करते होते हैं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट करेगी। कंस्ट्रिक्शन के बाद ये क्या करते हैं? जो 2 क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम जो कि अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके होंगे उनको क्या कर देती है? दरमियान से अलग कर देती है, जिसकी वजह से ये जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते होते हैं। तो इस टाइप ऑफ माइटोसिस को हम क्या कहते होते हैं? न्यूक्लियर माइटोसिस कहते होते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर था जो कि फंजाई के अंदर पाया जाता था। तो वजह इन यूनिक फीचर्स की वजह से जो है फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा गया, क्योंकि ये फीचर बताते हैं कि फंजाई ना तो प्लांट से मैच करती है ना ही एनिमल से मैच करती है। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको अलग से अपना किंगडम जो है वो असाइन कर दिया गया। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें लॉन्ग तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे शॉर्ट हैं। चैप्टर 7 हम वैसे भी शॉर्ट के लिए कर रहे थे। चैप्टर 8 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो ये भी सारा का सारा शॉर्ट का है। तो इसमें बच्चे देखें स्लाइम मोल्ड जो होता है वो आ जाता होता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्लाज्मोडियम आ जाता होता है। उसके बाद डिस्क्राइब द यूज ऑफ फाइसरम पॉलीसेफेलम, तो ये भी पूछ लेते होता है शॉर्ट में कि फाइसरम पॉलीसेफेलम को कैसे यूज किया जाता है। उसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते होते हैं। ठीक है जी। इस तरह से वाटर मोल्ड एंड ओमाइकोड्स के बारे में आपसे पूछ सकता होता है। चैप्टर 8 में ये जो है वो शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई फंजाई आर केप्ट इन सेपरेट किंगडम, फंजाई को सेपरेट किंगडम में क्यों रखा गया। और इसके अलावा न्यूक्लियर माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये अक्सर पूछा जाता होता है कि सिंपल माइटोसिस और न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल माइटोसिस में मैं फिर बता रहा हूं कि न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होती, उसी के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम भी होती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करते हुए 2 पार्ट्स को अलग कर देती होती है। जबकि नॉर्मल जो माइटोसिस होती है, ठीक है ना, अदर प्लांट्स एनिमल्स के अंदर, तो वहां पर क्या होता है माइटोटिक, उसके अंदर क्या होती है न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होती है, माइटोटिक स्पिंडल बनता है, उसके ऊपर क्रोमोसोम लगते होते हैं, उसके बाद वो अलग होते हैं, उसके बाद फिर वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से जनरेट करके उसको अलग किया करती है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। ये शॉर्ट है आज के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।